अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज 9 नवंबर है और आज का दिन यौम सकूत जूनागढ़ है। जूनागढ़ की वो रियासत जिसने जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो ये नवाब ऑफ जूनागढ़ ने अनाउंस किया, ना सिर्फ अनाउंस किया बल्कि अमली तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए कि वो अपनी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। उस वक्त ही बड़ा वाज़ेह था कि जो नवाब चाहेंगे जिस रियासत का इल्हाक जिस मुल्क के साथ भी, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, उस रियासत का इल्हाक वहाँ से किया जाएगा। तो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और तारीखी हैसियत से भी बड़ा मुसलमानों के लिए काम रियासत है और ये वाज़ेह तौर पर था कि वो पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक चाहते हैं, लेकिन भारत को मंजूर नहीं था। और चूँकि जोग्राफियाई एतबार से थोड़ी सी कुछ पेचीदगी थी, लिहाजा उस वक्त भारत ने अपनी फ़ौजें वहाँ पर दाखिल की और जूनागढ़ पर कह लीजिए कि एक तरह से गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। तो ये गलत नहीं होगा। यही मामला जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, यहाँ पर भारत ने अपना गस्बान कब्जा अब तक जमाया हुआ है, इसी तरह कह लीजिए जूनागढ़ की रियासत पर भी हिंदुस्तान ने अपना कब्जा अब तक जमाया हुआ है। जबकि बड़ा वाज़ेह कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की सिफारिशात के जरिए तस्फिया होना, इस मसले का हल होना है। अब एक सवाल ये उभरता है कि जूनागढ़ का नाम शायद हमारी नई नस्ल या हम लोग उस तरह से क्यों नहीं जानते। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये मामला जानता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा हमेशा लाइव रखा, लेकिन जूनागढ़ का मामला पाकिस्तान की हद तक लाइव रखने में कामयाब रहा। जब तक पाकिस्तान का कैपिटल कराची में था, फिर जब ये मामला इस्लामाबाद की तरफ आया, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं जूनागढ़ का नाम लेना पाकिस्तान ने कम कर दिया, बंद कर दिया। और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि किस तरह से ये पाकिस्तान के नक्शे से भी खारिज हो गया। और फिर बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि पाकिस्तान इसका दावेदार है या नहीं। और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल तौर पर भी, इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी इस इशू को उस तरह से अलाइव नहीं रखा। लेकिन अब जब हमने देखा कि भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया और पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी में थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस दिखाई, तो पाकिस्तान ने भी जहाँ पर हमने देखा कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील किया, वहीं पर पाकिस्तान ने भी एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में वाज़ेह तौर पर कश्मीर पर बताया गया कि भारत का गस्बाना कब्जा है, जी पाकिस्तान का इलाका है। और वहीं पर जूनागढ़ के जो रियासत है उसका नक्शा भी पाकिस्तान ने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अपने नक्शे में दोबारा उस इलाके को भी दोबारा से शामिल किया, जिसके बाद से दोबारा से एक बहस हुई और एक दोबारा से कह लीजिए कि ये सारा का सारा मामला, ये केस जो जूनागढ़ रियासत का है, ये लाइव हुआ। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पर दावेदार है वो तमाम तर जगह यहाँ पर भारत ने अपना गस्बान कब्जा जमाया हुआ है, चाहे वो सर क्रीक हो या दीगर इलाके हों। लेकिन एक सारी सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने। 9 नवंबर ये वो दिन है जब भारत ने कब्जा किया था और नवाब जूनागढ़ जो हैं वो पाकिस्तान आ गए थे उस वक्त एक खसूसी तैयारे के जरिए अपनी फैमिली के हमरा। वो आज भी पाकिस्तान में मुकीम है और जिस तरह से एक सेट रूल है कि एक वजीफ़ा जो है वो मुख्तस किया जाता है उन तमाम तर रियासतों के नवाबों के लिए जो जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। तो इस मामले पर तफसील से बात करेंगे और एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। आगे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ये जूनागढ़ की रियासत के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया कंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। सर बहुत शुक्रिया। आपके वक्त डॉक्टर मोहम्मद खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, HOD पॉलिटिक्स एंड IR इस्लामिक यूनिवर्सिटी। बहुत वेलकम कहूँगा दोनों मेहमानों को। दिलशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर, ये एक भुला दिया गया एक चैप्टर है, एक मामला है, क्या वजूहात रहीं टू बिगिन विद, अगर मैं ये कहूँ कि हमारी नौजवान नस्ल जानती नहीं है जूनागढ़ के बारे में। कश्मीर के मुकदमे को हम जानते हैं, आज भी उसका जिक्र होता है, कहीं ना कहीं उसका जिक्र रहा। बड़ी ताख़ीर कर दी हमने और बहुत देर के बाद हम दोबारा से जूनागढ़ को या सर क्रीक को अपने नक्शों में शामिल किया और आज इस पर बात हो रही है या बहस हो रही है। इस ताख़ीर की वजह क्या और इसको भुला देने की वजह क्या? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन मार्क्स में तो जूनागढ़ की बता दिए है उसकी जोग्राफाई हदूद के बारे में, लेकिन जनाब बड़ा अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो हमेशा मसरतों की शिकार रहीं या बैरूनी ताकतों के ज़ेर असर रही। इसकी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 1972 तक, जुलाई 1972 तक, शिमला एग्रीमेंट से पहले तक हमारी जितनी भी हुकूमतें आती रही, सदर अयूब खान से लेकर आगे हुकूमतें चलती रही, उन्होंने हमेशा जूनागढ़ को अपनी हर तकरीर में, हर फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मनावर, क्रेक और इसके साथ साथ हैदराबाद, दक्कन का वो जिक्र करते रहे सरकारी तौर पर। जी, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम प्लेटफार्म पर आप 1947-48 से लेकर 1972 तक के जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो है फोरम,
उस पर आप जायज़ा लें तो हर हुक्मरान जमात ने, हर हुक्मरान ने उन्होंने कश्मीर के साथ साथ इसका जिक्र किया, और बड़ी जज्बाती तकारीरें जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी की। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्पीचें की और उन्होंने इस पर बड़े अहम तकरीरें भी करते रहे। लेकिन शिमला एग्रीमेंट में ये माहिदा, खामोशी से ये माहिदा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ ही ध्यान रखे। वही बड़ा इनाम ही मैं आज आपसे खुल के बात करता हूँ जी सर, कि हम उसमें सारे मामलात को हम देखते रहे थे। मुआहिदा ताशकंद में ये फ़ैसला हुआ था कि जम्मू कश्मीर का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक तय किया जाएगा, और उसके अंदर के बाद जो मुज़ाकरात कर रहे थे, सदर अयूब खान का डेलीगेशन था, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी थे, इसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो वहाँ भी सदर अयूब खान ने जो इंट्रोडक्शन रिमार्क्स दिए कोसीगन को, उन्होंने कहा भी हिंदुस्तान जो है हमेशा अपनी जहारियत से काम करता रहा, और उन्हें जम्मू कश्मीर पे कब्ज़े के साथ साथ उन्होंने जूनागढ़ पे कब्ज़ा किया, हैदराबाद दक्कर पे कब्ज़ा किया, क्रेक पे किया, मनावर पे कब्ज़ा किया जी। और ये भी उन्होंने साथ साथ वहाँ बावर कराया कि जो इंडिया के जो 563 रियासतें थी और जो ये माहिदा हुआ था वो आप अपने जोग्राफाई हदूद के मुताबिक फ़ैसला करेंगी, उस पर भी इंडिया ने अमल दरामद नहीं होने दिया और बाद में सक्कर पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब इसके बाद जब ये तो ठीक हो गया, चले शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ वो ईस्ट पाकिस्तान में जो डिबैकल हो गया था उसकी फ़ौजों की वापसी और तमाम मामलात और जंगी जराइम नहीं चले गए, उस पर बातें होती रही, और कश्मीर के बारे में सिर्फ एक लाइन पे बात हुई, और ये हुआ कश्मीर के बारे में कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूटेड का मामला है, ख़ुद तय कर लें, उसमें अक़वाम मुत्तहदा का जिक्र नहीं था। सही, ये मैं ये कमर दिलशाद साहब, कहीं ना कहीं ये अंडर द टेबल एक एग्रीमेंट हो गया था कि पाकिस्तान बात नहीं करेगा जूनागढ़ पे। हाँ, टेबल कश्मीर है। अब देख रहे हैं आप 1972 से लेकर ये इमरान खान का को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने इसको दोबारा उठाया, उजागर किया, लेकिन इसके बाद 1972 से लेकर 2020 तक के आप तमाम डॉक्यूमेंट सरकारी देख लें, पाकिस्तान जिक्र ही नहीं किया। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब क्योंकि तारीख़ के इदराक रखते हैं, जानते हैं मामलात को, तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहदा में तो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बहरहाल जब ये मामला चलता रहा तो नक्शे बना दिए, नया सारा, वो नक्शे की बात नहीं है, नक्शे तो 1972 तक ही आते रहे जी, वो चलते रहा जी। लेकिन इसमें सबसे साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपके प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते रहते हैं, आप भी आगे बढ़ाएंगे, आप मेहमान उसका इंटरनेशनल लेवल के मामले में उनके भी बड़ी है सोच। लेकिन इसमें यह है कि जूनागढ़ पहला एक रियासत थी इंडिया की जिसने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का इलाग कर दिया, और अपने जितने भी डाक के टिकट थे, स्टैम्प थे, उस पर पाकिस्तान लिखा, इस पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान जूनागढ़ ये रियासत, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ रेलवे स्टेशन, हर जगह, हर मामले में उन्होंने पाकिस्तान को रखा। लेकिन बहरहाल इंडिया का एक मामला था, पाक मुसलमान वहाँ 10% थे, माहिदा ये हुआ था कि जहाँ मुसलमानों की, जहाँ जिसकी अक्सरियत होगी वो उसकी राय पर मुकद्दम देखा जाएगा। हिंदुओं की 90% थे, मुसलमान 10% थे। तो नवाब मोहब्बत खान जो थे वो बाद में जब पाकिस्तान आ गए अपने अहल याल के साथ, और एक बड़ी अहम बात चले हम आपके चैनल पे कह देता हूँ मैं जी, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे जूनागढ़ के, दीवान कहते थे या प्राइम मिनिस्टर कह दें, वो थे सर शाहनवाज भुट्टो। तो सर शाहनवाज भुट्टो ने 9 नवंबर 1947 को एक माहदे के तहत अबूरी तौर पर जूनागढ़ को इंडिया में शामिल करने की दस्तखत कर दी। सही, ये बात सब एक लफ्ज़ अच्छा लिखा सर शाहनवाज भुट्टो ने, उस पर लिख दिया अबूरी इंतज़ाम है ये, जब कभी मामला तय होगा इस तो पर दोबारा भी गौर हो सकता है। ये उन्होंने बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी से लफ्ज़ अबूरी लिखा है। बिल्कुल सही सर, पॉइंट टेकन। मैं डॉक्टर मोहम्मद खान साहब को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैंने जो कंवर दिलशाद साहब से भी बात कही वो ये कि बड़े तवील अरसे के बाद, शायद जो जिस तरह सर बता रहे हैं 1972 के बाद से इसका जिक्र ही नहीं रहा। वजूहात क्या रहीं कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली इसका नाम लेना, इस इशू का जिक्र करना कहीं ना कहीं बंद कर दिया, और फिर नक्शों में भी उसका कहीं हमें तस्वीर नज़र नहीं आई, और फिर आज हम उसकी बात दोबारा एक तवील अरसे के बाद कर रहे हैं। क्या वजूहात रहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां दिलशाद साहब ने बात ख़त्म की, और उनकी जो तमाम गुफ्तगू है उसका एक तो मैं इयादा भी करूंगा। जो उन्होंने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया। गुजारिश ये है कि बदकिस्मती से
पाकिस्तान के साथ डे वन से कुछ कंस्पिरेसीज रही जो डोमेस्टिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करती रही, और इस इंस्टेबिलिटी का नतीजा ये हुआ कि हम अपनी बेशुमार बॉर्डर्स भूल गए, बेशुमार इश्यूज भूल गए और अंदरूनी तौर पे बेशुमार खलफशार का शिकार हो गए। और इस चीज़ को और ज़्यादा जिसको कहें कि बूस्टर लग गए जब बदकिस्मती से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात पाकिस्तान के क़याम के 1 साल बाद हो जाती है, और बदकिस्मती से फिर हमने कायदे मिलत जो लियाकत अली ख़ान जैसे लोगों को भी जिसको कहें खो दिया 1951 में आके जी। वो भी एक कंस्पिरेसी थी। और फिर उस हिसाब से वो जो कदावर शख्सियतें थी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिनको पाकिस्तान की कदर कीमत थी, जिनको स्ट्रगल का सारा एहसास था, तो हम एक एक करके उनसे हाथ धो गए। अब उसके बाद बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी आई और जो ब्यूरोक्रेट्स टेक ओवर करते गए और अंदरूनी तौर पे एक जो पावर पॉलिटिक्स शुरू होती है, तो हम जियोग्राफी बोलना शुरू हो गए। और जियोग्राफी जब बोलना शुरू हो गए तो याद रखें कि दुश्मन तो हमेशा इसी ताक में रहता है कि हम इनको या दुश्मन अपने जो दुश्मन को फिर किसी न किसी ऐसी चीज़ में एंगेज रखें कि वो हमारे ख़िलाफ़ ना हो बल्कि आपस में ही उनके इख्तलाफ और इंतशार रहें। अब उसके बाद जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान में स्ट्रेंथ इसलिए आई, और ये जो बड़ी रियासतें मैं आपको कहूँ कि 560 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस वक़्त, जिनके बारे में डिसीजन बड़ा क्लियर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में भी, 3 जून 1947 की जो पार्टीशन प्लान में भी, और उसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय हिंद था उसने स्पेशली जितने भी हुक्मरान थे प्रिंसली स्टेट्स को उनको बुलाया और उनको ऑप्शंस दिया कि आप या तो पाकिस्तान के साथ मिलें या हिंदुस्तान के साथ। दो उन्होंने कैटेगरीज रखी कि अवाम की विल भी है और साथ साथ जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी भी है। तो अब ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए जब नवाब जो थे उन्होंने फैसला किया, नवाब मोहब्बत खान ने, और दीवान जो थे उस वक़्त सर शाहनवाज भुट्टो, तो उसमें तो यकीनन उनका विल था, वो सारी चीज़ें थी। जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी में मैं आपको बताऊं कि अरबियन सी के साथ डेफिनेटली एक समुद्री रास्ता हमारे पास था। उस हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो उस वक़्त बना था तो उसके भी तो 2 बड़े हिस्से थे, और दरमियान में तकरीबन 1000 माइल से ज़्यादा हिंदुस्तान की बॉर्डर थी। तो ये चीज़ें वायबल तो थी, लेकिन हुआ क्या कि हिंदुस्तान में जो हुक्मरान थे, एक तो उनका तसलसल रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक वज़ीर आज़म रहे और उसकी वही मजबूत टीम रही। और ये साजिशें पहले ही कश्मीर के ख़िलाफ़ भी और जूनागढ़ के साथ भी ये शुरू हो गई थी, जिसमें पटेल बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था। उसके बाद जो स्टेट्स को यानी कि डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं हम बड़ी हद तक इस सारे मामले में अनलकी रहे। आप कह रहे हैं कि जो हमारी लीडरशिप थी, जिस तरह कायद आज़म की ज़िंदगी ने वफा नहीं की, अलील हो गए, जल्दी रुखसत हो गए दुनिया से, या लियाकत अली ख़ान साहब नहीं रहे, और दूसरी जानिब हम देखें तो वो क़यादत जो एक लीडरशिप चल रही थी वो तवील अरसे तक चलती रही। ये बड़े फैक्टर्स हैं 2 इस सारे मामले में आपकी नज़र में डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि लीडरशिप की कंटिन्यूटी रहना बड़ा ज़रूरी होता है, और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल की होती है, जिन्होंने ये सारी इमारत बनाई होती है, तो जब वो इस सारी चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं तो ममालिक में या मुल्कों में स्ट्रेंथ आती है। और फिर बड़ी अहम चीज़ जो रही कि पाकिस्तानी रहे जब तक पाकिस्तान बना, और चंद साल बाद भी, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, वो ईस्टर्न विंग और वेस्टर्न विंग के दरमियान, या फिर विद इन दैट ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा अमल रहा। और फिर जो अटेंशंस थी, याद रखें कि अटेंशंस हमारी बॉर्डर्स की तरफ नहीं रही, अंदरूनी तौर पे इक़्तिदार पे रही। ज़ाहिर नज़रें अगर आपकी मुल्क की सालमियत की तरफ नहीं है और सिर्फ इक़्तिदार की तरफ है, तो वहाँ पे डाइवर्जन है, और ये डाइवर्जेंस हुई। जैसे दिलशाद साहब ने फरमाया, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि अयूब खान के दौर में बड़ा ज़ोर शोर के साथ जूनागढ़ के बारे में बात हुई, पाकिस्तान की सालमियत के बारे में बात हुई। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि 1965 की जो जंग थी वो भी तो सारी की सारी कश्मीर पे थी। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी कौम और उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो कितने सीरियस थे पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनको सिक्योर करने के लिए। ख़ास करके कश्मीर में मैं यूँ कहूँ आपको कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कश्मीर में है, और सिक्योरिटी में बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि फ़ौजों से सिक्योरिटी होती है,
सिक्योरिटी एक होलसम टर्मिनोलॉजी है, जी। जिसमें आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जिसमें आपकी फूड सिक्योरिटी है और सारी चीजें हैं। तो सब वहाँ तक फैक्टर्स तो इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर साहब हुक्मरान आपका पॉइंट आ गया सर, एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कमर दिलशाद साहब, एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, अब ये बड़ा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, आप देखें आज हम सकूत जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, सकूत ढाका की हम बात दिसंबर के महीने में हर साल अब करते आए हैं। मकबूजा कश्मीर सर क्रीक का मामला अपनी जगह है, कश्मीर में बड़े हिस्से पर भारत काबिज हो गया, वी बिन ऑन द लूजिंग एंड। हम क्या वजूहात हैं कि जूनागढ़ तो बहुत बिगिनिंग में ही हम नहीं अपने साथ शामिल ही नहीं कर पाए, उस वक्त ज़ाहिर स्ट्रेंथ नहीं थी, बाद में सकूत ढाका का होना, वो भी जोग्राफियाई एतबार से एक दूरी थी, एक मामला था, फिर कश्मीर पर काबिज हो जाना। और आपने जिस तरह से पहले अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि कश्मीर का भी हम जिक्र करते हैं लेकिन बराए ना, ये रियलिटी है, अब भी एक स्टेटस उसका तब्दील हो गया। क्या वजह है कि हम ये बिन ऑन द लूजिंग एंड, या हम अपना इलाका गंवाते रहे हैं और अब भी ये मामला थमा नहीं है? हमारा दुश्मन आज भी चाहता है कि बलूचिस्तान को हमसे अलहदा कर दिया जाए, वो कराची के हवाले से माजी में क्या प्लान्स बनते रहे हैं, तो पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे हैं। ये वाजिब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं जो इसकी सालमियत के ज़ामिन है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ खोया सर। बदकिस्मती से ये हुआ कि जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान का जो साना हुआ, सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद हमारी लीडरशिप जो थी उनके अंदर एक हौसला ख़त्म हो गया, या उनके अंदर एहसास कमतरी के मतलब हो गए। उन्होंने इंडिया की ज़हरन तो नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर इंडिया की बालादस्ती को तस्लीम ही कर लिया। अब इंडिया जो है, आप ये देखें, एक चूहे की तरह वो हमारी सरहदों को कुतरता जा रहा है। 72 साल से उसने हमारी सरहदों को कुतरा हुआ है। उसने जनाब कश्मीर लिया, इसके बाद मकबूजा कश्मीर अपने कब्ज़ा कर लिया, तो बात की बात है अभी किया, लेकिन पहले तो कश्मीर पर 4000 मरबा मील हमारे हिस्से में आया, वो भी हमारे जंगजू जो थे, हमारे कबायली लश्करी थी, उन्होंने कब्ज़ा किया। इसी तरह लद्दाख पर उन्हें वहाँ की आवाम की फ़ौज उठ खड़ी हुई और कब्ज़ा किया, आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि 1965 की जंग एक फ़ैसला कुछ जंग होने वाली थी, वो बड़ा एक जबाल्टर ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल उसमें हमें नाकामी हुई, हम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। मुल्क की दिफा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ रन ऑफ कच्छ की जंग हुई, उसमें भी पाकिस्तान ने अपना काफ़ी जो है अपना मामलात को तय रखा। 1965 की जंग के बाद जो 1970 का जो दरमियान का जो अरसा आया, इसमें हमारी लीडरशिप कमज़ोर होती चली गई। और इसके साथ साथ ये हुआ है कि 1970 में आ गया, मार्शल लग गया, मार्शल लगने के बाद जनरल याह्या खां के जो है वो इलेक्शन में मामला हो गया, फिर मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया। उसके साथ साथ भी इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो जो है वो लूज़ की। तब मशरक़ी पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान आप असूली तौर पर इंतहाई कमज़ोर स्टेट की तरह उठा। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया पाकिस्तान नारा लगाया, यानी हर हुकूमत में जो भी आया नया पाकिस्तान पे। नया पाकिस्तान किस बात की बात करते हो कि आप नया भारतीय विरोध बना रहे हो, वो भी नया पाकिस्तान। अब उसके बाद आप आगे चलें, अब इस शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में हमने सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि अपने जहाँ और मामला अभी तक छुपा हुआ मामला बताते हैं लोग, शिमला एग्रीमेंट में इन्होंने खुफिया तौर पर, इंतहाई सीक्रेट के तौर पर कारगिल इंडिया को दे दिया। 1972 तक कारगिल पाकिस्तान का हिस्सा था, किसी ने नहीं पूछा जी, कारगिल इंडिया के हवाले कर दिया। वादी लीपा की इंतहाई अहम चौकियाँ इंडिया के हवाले कर दी, जो उसने कहा इंदिरा गांधी ने बाहर आके निकला कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ी। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना था हमारे लीडरों का दाएँ हाथ का खेल है, वो जनाब उन्होंने वो कर दिया। इसके साथ साथ आइन बना, इसके बाद सब कुछ हो गया। फिर बलूचिस्तान में मामला आपने सही फरमाया, बलूचिस्तान की जब हमारी कमज़ोरी चलती चली गई तो बलूचिस्तान पर भी मुदाखलत शुरू हुई। इसी तरह हमारे पख्तूनख्वास्तान के नारे भी लगते चले गए पाकिस्तान के बारे में। अब यह है कि जूनागढ़ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हट गया शिमला एग्रीमेंट के बाद, बिल्कुल ज़ाहिर है। इन्हें यहाँ तक है, मैं ख़ुद मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में था, मैं आपको बताता हूँ, बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कश्मीर के बारे में कोई जिक्र नहीं करना।
अच्छा, बाकायदा और कोई ये कौन सा टेन्योर था सर? कब ये से कब? हाँ, भुट्टो साहब के ज़माने की बात ही, हुक्म था, बाकायदा ऑर्डर जारी किए गए थे, कोई कश्मीर के बारे में बात नहीं होगी। चौधरी गुलाम अब्बास, ये सब मामला जो थे वो दाएं बाएं कर दिए गए। और आप हैरान होंगे, ये बहुत संगीन बात है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में आप थे और आप कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर आजम की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि कश्मीर पर कोई बात नहीं बहुत हो। बस सिर्फ एक वजीर खारजा बात करेगा और कोई बात नहीं करेंगे। एक बात हुई। और दूसरी बात ज़िया-उल हक साहब ने की। ज़िया-उल हक के दौर में ये हुआ कि जनाब जो बड़े बड़े जो ड्रामे इंडिया के ख़िलाफ़ हमारे उस ज़माने के जो राइटर थे महब वतन, वो ड्रामे लिखते थे, अफसाने लिखते थे, वो सब बंद कर दिए गए कि वो कोई किसी बारे में भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। तो 1980 में हुआ ये मामला। तो सर इसकी क्या वजूहात क्या थी? ये बस वही इनके शिमला एग्रीमेंट और जो एक बस अंडरस्टैंडिंग अक़वाम मुत्तहिदा तो फिर दरमियान में नहीं आती, लेकिन ख़ुद ही अपने अंदर से इन्होंने एक पीस का नाम निहाद नारा कि हम बड़े पुरम। अब सबसे बड़ा नुकसान आपको बचाया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने बिल्कुल ही रही सही कसर निकाल दी कि जनाब ये तो छोटी सी पतली सी बॉर्डर है, इसमें इधर आए बाएं जाएं दाएं जाएं है कि वो भी आलू पालक खाते हैं, हम भी आलू पालक खाते हैं। उन्हें सारी नज़रियाती असास ही ख़त्म कर दी। नहीं सर, ये इसके पीछे क्या महरक़ात, ये कारोबारी हो सकती हैं, ये अमन की एक ख्वाहिश हो सकती है, ये एजेंडे पे किसी के होना है? हम आज भी बात करते हैं कि वो जी हिंदुस्तान की बातें बोल रहे हैं, पाकिस्तान फ़ौज को डैमेज कर रहे हैं। इसके पीछे मंतक क्या है, लॉजिक क्या? आप अपने वसीतर तजर्बे की बुनियाद बस पर इनके एक तो इनके अंदर जो है, एक तो ठीक है हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इस पर दबाव होता है बड़ी ताकतों का कि भाई आपको बस जो कुछ हो गया आप अपने खामोशी से अपना काम चलाते रहे, वो भी दबाव भी है इनके ऊपर। फिर इसके बाद उनके अंदर भी विल पावर भी ख़त्म हो गई। जज्बा होता है ना उठाने के, आवाम को उठाने का जज्बा भी ख़त्म हो गया। आप 65 की जंग के बाद आवाम का जज्बा ख़त्म हुआ। और इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात ये देखें कि जब ये ईस्ट पाकिस्तान का अफसाना होगा तो आपको ये वेस्ट पाकिस्तान को जो बाकायदा इसकी सालमियत ख़तरे में पड़ी, तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है ना, वो तो जिसको चाहे ताकत दे दे। तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट निक्सन ने आपको वेस्ट पाकिस्तान बचाया, वरना इंडिया ने तो इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फ़ौजों की पेशकदमी में हुक्म जारी कर दिया था। पाकिस्तान टूट फूट चुका था, एयरफोर्स ख़त्म, बहरी फोर्स ख़त्म, हमारी अफवाज का डीमोरलाइज, याहिया खान वैसे गायब हो गया। वो सारे मामलात में देखते हुए तो देखा गया, तो फिर प्रेसिडेंट निक्सन ने जो है उसको थ्रेट दी इंडिया को और रशियन हुकूमत को कि अगर आपने वेस्ट पाकिस्तान पर अटैक किया तो मैं नीटो फोर्स के ज़रिए इंडिया पर हमला करूँगा। तो इस पर वो जो है वो अपना वेस्ट पाकिस्तान बचा, वरना वेस्ट पाकिस्तान ख़तरे में पड़ चुका था 16 दिसंबर के बाद। और ये इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये ख़त्म ही करो, सारे मामला क्या हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं ज़रा डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, एक रियलिटी, ये तो बड़ी रियलिटीज़ जो दिलशाद साहब ने बताई ये हैं, दीज आर द बिटर रियलिटीज़, मैं इनको कहूँगा। अब अच्छी बात यह है कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दोबारा से एक जज्बा, वलवला, एक अज़्म, एक हौसला, ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की, और भी जगहों से बात हो रही होगी, और अब पाकिस्तान रिक्लेम कर रहा है वो तमाम तर चीज़ें जो उसका हक बनता है। और इस बात की बड़ी तकलीफ भी है हमारे पड़ोसी मुल्क को। नॉट टू फॉरगेट सर, हमारे अंदर तो भी चंद अनासिर हैं जो कहीं बलूचिस्तान या पख्तूनिस्तान या कोई ऐसे पैसे लेके जो मुहिब वतन नहीं होते और चंद नारे बुलंद कर देते हैं। पड़ोसी मुल्क की बात करें, हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा अलहदगी की तहरीकें मुसलसल चल रही हैं, कितने लोग तंग हैं, क्या ज़्यादतियाँ हैं, क्या वजह है कि वो 70 साल में इंटैक्ट है और कुछ रियासतें अलहदा नहीं हुई, टूटी नहीं, और उसका इंटैक्ट इतनी बड़ी मुल्क होने के बावजूद इंटैक्ट रहने की क्या वजूहात है? जी, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। मैं गुजारिश ये करूं कि एक तो मैं आपको बताऊं कि एक जो एलिमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है कि वो गवर्नेंस का एलिमेंट हमेशा याद रखें कि जब आप फैक्टर बैलेंस करते हैं। मुझे याद है कि 2006 में जब मनमोहन सिंह थे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के, तो एक सर्वे जारी हुआ था कि हिंदुस्तान की जो तकरीबन 12-13 रियासतें जो हैं, जो शिमाल की रियासतें हैं और शिमाल मशरक़ की रियासतें हैं, जिसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स कहा जाता है, तो वो उसमें बड़ी तादाद में नक्सलाइट की हुकूमत है। और वो लोग ये करते हैं कि वहाँ पे हुकूमत की रिट नहीं चलती, बल्कि वो नक्सलाइट की रिट चलती है। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ उन्हीं रियासतों का जब सर्वे होता है तो वो नक्सलाइट की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिट है वो काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि याद रखें कि मुल्क के अंदर जो लोग होते हैं
तो वो उसी मुल्क की पैदावार होते हैं, यकीनन बटरे होते हैं। जैसे आपने इशारा किया कि हमारे यहाँ भी जो स्ट्रगल या अंदर से जो कुछ प्रॉब्लम्स होती रही, ख्वाह वो बलूचिस्तान में हुई, जो आज भी हो रही है, पहले एक पख्तूनख्वा खान का नारा लगा, वो भी है, सिंध में भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो उन पे वक्तन फ़वक्तन जो प्रॉब्लम्स या डेवलपमेंट्स हुई तो काबू कर लिया गया। हिंदुस्तान ने ये किया कि उन लोगों को, उनकी जो रूट्स हैं उनको अटैक किया, उनकी रूट्स डिग आउट की और फिर उनको मेन धारे में लाए। याद रखें कि बलूचिस्तान का अवाम हो, बलूचिस्तान में आज जितने भी लोग हैं या फिर बेशुमार आपको जैसे लोग नज़र आते हैं, इस वक्त भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इस तरह की तहरीकें हैं, इन सारों के लिए ज़रूरी हमें ये है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं और इन पाकिस्तानियों को हम गले लगाएं, इनको हम दीवार तक ना लगाएं, क्योंकि वो फिर ख़तरनाक होता है। क्योंकि जब इस तरह की बात होती है तो याद रखें कि दुश्मन हमेशा वल्नरेबिलिटीज़ की तलाश में होता है। और ये याद रखें कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में बड़ी फॉल्ट लाइन्स थी तो उसने अपनी फॉल्ट लाइन्स कम की हैं, तो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हमें ही कम करनी है। जो तसलसल के साथ हुकूमत करते हैं, ये जो हुक्मरान हमारे आते हैं, तो उनको पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स का पता होना चाहिए। और ये फॉल्ट, डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो ग्रीवेंसेस हैं इन तमाम लोगों के, इनको एड्रेस करना और मामलात को डिग आउट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं उन तक पहुंचे, दीवार से नहीं लगाएं, उन तमाम लोगों को धारे में शामिल करें और फिर उनके साथ जो है उनके इश्यूज को एड्रेस करें। तो ये एक तरीकाकार है कि इस तरह की जो छोटी मोटी चंद एलिमेंट्स या नासिर कोई ऐसी तहरीक चलाते भी हैं तो वो दब जाए। थोड़ा एक्सप्लेन किए देता हूँ कि डमाडोला में जब अटैक होता है मिसाइल का, जो यूएवी से अटैक किया जाता है, ड्रोन अटैक किया जाता है, तो 80 से 100 के करीब बच्चे शहीद हो गए। वो अटैक हमें ऑन नहीं करना चाहिए था, वो अमेरिका ने किया था, अमेरिकन ड्रोन्स थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि उन 80-90 बच्चों के जो वालिदैन या रिश्तेदार थे तो वो स्टेट के खिलाफ हो गए, वो फोर्सेस के खिलाफ हो गए। याद रखें कि पाकिस्तान की जो डॉक्टर साहब राइटली सेड, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यू हैव एड्रेस्ड द टाइम, आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं दोनों अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। एक ऐसा मामला जिस पर शायद मजीद बहुत बात हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम मजीद इसको डिस्कस नहीं कर सकते। चंद जो बातें, जो अनासर हमने डिस्कस किए, जिनमें 1965 के बाद एक मोराल का मामला है, उसके बाद शायद सिर्फ इक़्तिदार कुर्सी की जो खींचातानी है, जो जंग है, वहाँ तक हम महदूद रहे। पाकिस्तान को, मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को बेहतर बनाने और इसको आगे बढ़ाने में शायद वो किरदार हमने अदा नहीं किया। इट्स नेवर टू लेट, गलती हुई, ताख़ीर हुई। द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज़ कि आज अगर ये पाकिस्तान कुछ तमाम तर चीज़ें कर रहा है तो प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो इलाके हमारे पास आज हैं उनको फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए वहाँ के लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और फिर यकीनन बहुत शिद्दत के साथ अपने तमाम तर इलाके जो पाकिस्तान के बनते हैं उन पर अपना क्लेम, अपना दावा करने की दोबारा से बात है। और जब हैसियत कौम यकजा होंगे और मिलकर काम करेंगे तो मुश्किल नहीं है कि हम ये अचीवमेंट्स कर सकें, बल्कि ये तमाम तर चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।